बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट होते ही हर कोई ट्रैवल करना शुरू कर देता है। फिर कोई अपने होम टाउन जाता है, कोई रिलेटिव के पास या फिर अपने आसपास की जगह को ही एक्सप्लोर करता है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, फिर चाहे 1 महीने के लिए करें या 2 दिन के लिए करें, सामान तो हमें पैक करना ही होता है। और ट्रैवलिंग का जो एक्साइटमेंट रहता है ना, वो बहुत ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो टेंशन रहती है वो है पैकिंग की। जब हम फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो लगता है कि कपड़े ज़्यादा हो गए हैं और सूटकेस कम। और इस बार के समर वेकेशन में हम जा रहे थे अपने होम टाउन उत्तराखंड, और इस बार मैं बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रही थी। तो पैकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ देने वाली हूँ कि जब भी आप ट्रैवलिंग कहीं करते हैं, 1 महीने के लिए या कुछ दिन के लिए ही सही, घर में आपको क्या क्या चीज़ें पहले से मैनेज करके रखनी होती है। तो कैसे मैंने स्मार्ट पैकिंग की और छोटे से सूटकेस में ज़्यादा सामान कैसे एडजस्ट किया। बच्चों के साथ ट्रैवल करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान देना होता है, और कुछ ईजी ट्रैवल हैक्स जो कि आपके ट्रिप को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी आइडियाज़ एंड हैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बैग पैक करने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा लगेज अपने साथ कैरी करना है। और इस बार तो मैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मैंने छोटा ही सूटकेस चूज़ किया है, क्योंकि अगर बैग ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था, और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे कौन से कपड़े इस बार लेके जाने हैं। अक्सर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पैक कर लेते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कपड़े ऐसे होते हैं जो कि पूरे ट्रिप में यूज़ ही नहीं होते हैं। इसलिए अननेसेसरी क्लॉथ्स कैरी करने से बेटर है कि सिर्फ रिक्वायरमेंट कपड़े ही पैक करें। इससे लगेज लाइट रहेगा, पैकिंग भी ऑर्गेनाइज रहेगी और ट्रैवल करने में ईजी हो जाएगा, स्पेशली जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। तो लाइट लगेज आपकी जर्नी को और भी कंफर्टेबल बना देता है। इसलिए स्मार्ट पैकिंग करिए और अपनी ट्रिप को स्ट्रेस फ्री और इंजॉयबल बनाइए। तो इस बार मैं अपने साथ ही छोटा सा सूटकेस कैरी कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है। दिखने में ज़रूर छोटा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कपड़े ईजिली आ जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया था, और इनमें से कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए थे जो कि हम नेक्स्ट डे पहनकर ट्रैवल करने वाले थे। तो जब भी आप कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो कपड़ों को हमेशा रोल करके पैक करके ही सूटकेस में रखें। इससे सूटकेस में काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस बच जाती है और पैकिंग भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कपड़ों को रोल करके पैक करने की इस हैबिट को ज़रूर अपनाएं। इससे आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगी और आप सामान को अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। अक्सर हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं तो इतना एक्साइटेड रहते हैं, जिस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ कैरी करते हैं, जबकि वो कपड़े पूरे ट्रिप में हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा पहले ही डिसाइड करके रखें, और इस तरीके से रोल करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। अब बात रही सूट वगैरह की, तो सूट को मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड करती हूँ जैसे नॉर्मली हम फोल्ड करते हैं, और इसके पैंट को भी कुछ इस तरीके से फोल्ड किया है। जितना छोटा हो सके आप इसके फोल्ड कीजिए। तो नीचे की साइड हमने पैंट और इसका दुपट्टा रख दिया था और इस तरीके से रोल कर दिया था। सेम इस तरीके से जो बाकी के मेरे सूट थे उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मेरे को यहाँ पे मिल गई है। तो और एक दो जो सैंडल है उसको भी मैं कुछ इस तरीके से कैरी करती हूँ एक बैग में। ये भी मैं साइड में रख दूँगी, और बच्चों के अपने जितने अंडरगारमेंट्स है, हैंकी है, सॉक्स वगैरह इस तरीके से एक बैग में रख लेती हूँ, जिससे कि जब भी हम कहीं पे भी जाएँ तो ईजिली मुझे मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। तो इस तरीके से पूरे बैग में कपड़े आ गए थे। नीचे की साइड बच्चों के आ गए थे और ऊपर की साइड मेरे कपड़े आ गए थे। इस सूटकेस भले ही दिखने में छोटा है, जिस तरीके से हमने कपड़ों को फोल्ड और ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है उस वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आ गया। ये बैग जितना दिखने में छोटा है उतना ही ईजी इनको ट्रैवल करते समय कैरी करना है। अब ट्रैवल करते समय जो भी छोटा मोटा मेकअप का आइटम्स रहते हैं या पर्सनल केयर वाले सामान रहते हैं, यहाँ पे मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख लिया था। यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी नहीं। और इस तरीके के जो चश्मे के छोटे छोटे पाउच होते हैं ना, इसके अंदर मैंने अपने जितने वॉचेस होते हैं वो रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने वही आइटम रखे हुए हैं जो कि मुझे ट्रैवल के समय चाहिए। और इस तरीके का एक पाउच रखा हुआ है जिसके अंदर जितना भी ये पर्सनल केयर वाला आइटम्स है वो सब एक जगह रखे हुए हैं। इससे मुझे सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएगी और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा आइटम कहाँ है और कौन सी क्रीम या कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। तो इस तरीके से छोटे से पाउच अगर आप बना लेते हैं तो काफ़ी इजी रहता है। अब जो शैम्पू है, टॉयलेटरी आइटम्स है, उनको भी मैं एक पाउच में रखूँगी। तो जो ब्रश और कोलगेट है उसको मैं इस तरीके से एक पॉली बैग में रख लेती हूँ। इससे इजी रहता है और एक जगह चीज़ें मिल जाती है। और हस्बैंड की जो सेविंग की किट वगैरह है इनको भी मैंने एक जगह पे रख दिया है इस तरीके के एक छोटे से पॉली बैग में। और इस तरीके का मैंने एक पाउच रखा हुआ है। इसके अंदर मैं अपने एक साइड में जितने भी फेस वॉश, शैम्पू और सोप वगैरह है वो रखूँगी, और दूसरी वाली
स्टैंड में मैं अपने जितने ब्रश और हमने जो हस्बैंड की सेविंग किट वगैरह रखी हुई है उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो छोटे से पाउच में काफ़ी ईजी रहता है। डेली की जो स्लीपर्स वगैरह होते हैं उसमें भी इस तरीके से एक बैग में रख लेती हूँ, जिससे कि और आइटम्स ख़राब ना हो डेली यूज़ के चप्पलों की वजह से। और एक इस तरीके का एक बैग कैरी कर लेंगे जिसमें जो मैंने अभी एक पाउचेस बनाए हुए हैं उसको रख दूँगी। काफ़ी लाइट वेट है, इन सबको एक जगह रखा हुआ है, इसलिए मुझे मिल जाएगा। अब जितने भी कपड़े जो कि हम नेक्स्ट डे पहन के जाने वाले थे ट्रैवल के समय, वो सब मैंने एक साइड रख दिए थे। जो भी सैंडल शूज़ वगैरह चाहिए थे बच्चों के, जो हैंड बैग वगैरह है, वो सब एक जगह रख दिया था, जिससे कि नेक्स्ट डे फिर ईजी हो। और छुट्टी में जाने से पहले मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जितने भी गंदे कपड़े हैं उन्हें वॉश करके जाऊँ, क्योंकि छुट्टी से आने के बाद ट्रैवल के समय काफ़ी ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं, वैसे ही काफ़ी कपड़े रहते हैं, तो ये पहले मैं वॉश करके जाती हूँ जो पहले के कपड़े रहते हैं। अब नेक्स्ट काम करना था गार्डन में पानी देने का। जब भी हम छुट्टी जाते हैं, जितनी खुशी हमको छुट्टी जाने की होती है उतने गम अपने प्लांट को पीछे छोड़ के जाने की होती है। काफ़ी टेंशन रहती है कि प्लांट्स को पानी कैसे मिल पाएगा, बट टचवुड मेरे नेबर्स काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने पिछली बार भी काफ़ी टेक केयर की थी मेरे गार्डन की, और इस बार भी मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने बोला है कि हम आपके सारे प्लांट्स को पानी दे देंगे, टेक केयर कर लेंगे। सो मैंने क्या किया, जितने भी प्लांट्स मेरे पूरे गार्डन में थे उनको एक जगह ला के इकट्ठा कर दिया। इससे जब भी कोई इनको पानी देगा तो उनको इजी भी रहेगा। और इस जिस साइड मैंने अपने बाकी के प्लांट्स रखे हुए थे, इस साइड काफ़ी अच्छे से शेड आई रहती है, धूप नहीं आती है यहाँ पे ज़्यादा। तो जब अगर प्लांट्स को पानी देंगे तो लगभग 4-5 दिन तक पानी देने की इनको दोबारा नीड नहीं होती है। अब जब भी गमले में मैं पानी दे थी तो मैंने अच्छे से ऊपर तक भर के दे दिया था, जिससे कि 4-5 दिन तक इनको पानी की ज़्यादा नीड ना हो। और क्योंकि इस साइड शेड आई रहती है तो धूप की वजह से ये जल्दी ड्राई नहीं होंगे। और पूरे गार्डन में मैंने सबको प्लांट्स को पानी भी दे दिया था, मिट्टी में अच्छे से भर के पानी दे दिया था, जिससे फिर 4-5 दिन तक इनको नीड ना हो गार्डन के भी और पौधों को। अब आई थी कूलर की। कूलर में भी पानी भरा हुआ था, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, पूरी टैंक अच्छे से खाली कर दी थी, क्योंकि अगर पानी इसमें रह जाएगा फिर मच्छर वगैरह इसमें पनप जाते हैं और कूलर भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने कूलर में से सारा पानी निकाल के अच्छे से उसको साफ़ कर दिया था अंदर की साइड से। अब क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफ़ान या तेज़ हवा चलती रहती है, तो अगर ये सारी विंडोज़ वगैरह खुली रहेगी ना तो सारी धूल मिट्टी घर के अंदर आ जाएगी। तो धूल मिट्टी घर के अंदर ना आए, इस वजह से मैंने खिड़कियाँ सारी अच्छे से बंद कर दी थी। अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कूलर में पानी ऐसे ही रहने देते हैं, जिस वजह से जो कूलर है ना वो नीचे से ख़राब भी होने लग जाता है। तो क्योंकि लंबी छुट्टी के लिए जा रहे थे तो अच्छे से इनको मैंने क्लीन कर दिया था। और बच्चों की हेयर वगैरह कट करने थे तो इनके हेयर वगैरह कट करवाए। तो कॉम्प्लेक्स जाके कट करवाने के बाद मैं जब घर आई तो मैंने जल्दी से डिनर भी बना दिया था। अब वैसे तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो जितनी भी सब्जियां थी उसकी मैंने सब्जी बना दी थी। डिनर करने के बाद जितने भी बर्तन यूज़ किए हुए थे उन्हें मैंने साथ ही साथ वॉश कर लिया था। अगर मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दूँ ना तो फिर नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो सारे बर्तन मैंने कोशिश की जितने भी मैंने यूज़ किए हुए थे उनको मैं अच्छे से वॉश करके जाऊँ। तो जब तक वो उनमें से पानी निकल रहा है, मैंने किचन के काउंटर टॉप, गैस वाले एरिया और इसके सामने वाली वॉल को अच्छे से क्लीन कर दिया था। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जाती तो यहाँ पे कॉकरोच, चींटी वगैरह आ सकते हैं और जो यहाँ एरिया है ना उसमें फंगस लग सकता है। और जितने भी पानी के बर्तन थे उनको भी मैंने अच्छे से खाली कर दिया था, क्योंकि काफ़ी लंबी छुट्टी के लिए जा रहे थे। तो अगर इसमें पानी ऐसे रहेगा ना तो इसमें फंगस या काई वगैरह, चिकनाई वो सारी लग जाती है। और यहाँ पे काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मैं हमेशा मेक श्योर करके जाती हूँ कि जो बर्तन जिस जगह पे है उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रखूँ, क्योंकि अगर जब हम लंबी छुट्टी के बाद घर पे आते हुए हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थकान वगैरह लगी रहती है, अगर इस तरीके से काउंटर टॉप यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह दिख जाए ना तो मतलब ऐसा लगता है कि जाने कितना काम बचा हुआ है। तो मैंने मेक श्योर किया कि जितने बर्तन जिस जगह पे थे सबको मैंने रख दिया था। अब किचन के सारे कपड़े जितने भी थे, जितने यूज़ किए हुए थे, सबको अच्छे से वॉश कर दिया था। और गंदे अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जाऊँ तो इसमें से स्मेल और बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें काफ़ी मायने रखते हैं जब भी हम घर को लंबे समय तक छोड़कर जाते हैं। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बर्तन, डस्टबिन, क्लीनिंग क्लॉथ्स हमेशा वॉश करके ही जाएँ। बचा हुआ खाना डस्टबिन को बाहर फेंक दे, जिस वजह से नहीं तो घर पे काफ़ी गंदी स्मेल फैल जाएगी और आपके घर आने तक अनवांटेड गेस्ट आपके घर में डेरा बसा लेंगे। अब ये वीडियो नेक्स्ट डे की है। तो नेक्स्ट डे हमें 7:30 में घर से निकलना था, तो मैं सुबह 5:30 में उठ गई थी। तो जितनी भी क्लीनिंग वाली चीज़ें थी सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। झाड़ू पोछा वगैरह मैं सब करके गई थी, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ के जाऊंगी तो यहाँ आने तक काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने अपनी तरफ से सारी क्लीनिंग कर दी थी। अब बच्चे भी उठ गए थे, बच्चों ने भी ब्रश वगैरह कर लिया था। तो जो मेरा बड़ा बेटा है उसने भी ब्रश वगैरह कर दिया था। तो जब तक मैं फ़्रेश हो रही थी, नहाना वगैरह था, चेंज करने थे, रेडी हो रही थी, तो उसने बोला कि मम्मा हम लोग रास्ते के लिए सैंडविच ले जाएंगे। तो वो सैंडविच की तैयारी कर रहा था, मेयोनीज़ वगैरह लगा था और मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, जिससे कि फिर बच्चे ईज़िली रेडी हो जाएंगे।
तो मैंने अच्छे से सारी ड्रेस वगैरह पहन ली थी। इसके बाद छोटे बेटे को भी नहला दिया था और उसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे, क्योंकि बच्चे अगर एक बार रेडी हो जाए ना तो फिर सारा काम आधा तो ऐसे ही हो जाता है। तो बड़े बेटे ने यहाँ पे सैंडविच में मेयोनीज़ वगैरह लगा दी थी, तो मैंने बटर डाल के अच्छे से इनको सेक लिया था। कुछ मैंने रास्ते के लिए रखे थे, कुछ बच्चों ने यहाँ पे खा लिया था। जो दूध वगैरह था, बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया था। अब जितने बर्तन बचे हुए थे, वैसे तो मैंने ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं किए थे, तो 2-4 बर्तन थे उनको भी मैंने वॉश कर दिया था। अब जो स्क्रबर वगैरह है उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके गई थी। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ वाटरमेलन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उन्हें रास्ते के लिए इनको ले जाया जाए। तो फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे कट कर लिए थे, बेकार में क्यों इनको फेंकना है, तो रास्ते में इजली खा लेते हैं। तो टूथपिक वगैरह मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से मैंने बच्चों का टिफ़िन भी रास्ते के लिए तैयार कर दिया था। और कुछ स्नैक्स के लिए मैंने बच्चों के लिए मखाने, नमकीन वगैरह घर से ही लेके मैं गई थी। और एक पानी की बोतल ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अब क्योंकि मैंने रात में ही सारे टॉवल्स किचन के वॉश कर दिए थे, तो इनको भी फोल्ड करके इनकी जगह पर रख दिया था। तो मैंने लास्ट में जब मैं घर से जाती तो मैंने एक बार चेक कर लिया था किचन में कोई ज़रूरत तो नहीं है। जो स्विच वगैरह है उनको मैंने ऑफ़ कर दिया था, गैस वगैरह नीचे से मैंने ऑफ़ कर दी थी। तो बाकी रूम्स भी मैंने चेक कर लिए थे, बाकी रूम्स भी अच्छे से डन थे, सारा चीज़ें साफ़ थी। तो जब मैं घर पे आऊँ तो मुझे पूरा घर फैला वगैरह ना मिले, तो इसलिए मैंने अच्छे से सारे बेडिंग वगैरह कर दी थी, लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी। और बच्चे भी रेडी हो गए थे, बच्चे भी बाहर वेट कर रहे थे। अब क्योंकि 7:30 हो गया था, तो हमारे सूटकेस वगैरह रेडी थे। और फिर हमें लेने हमारे नेबर्स ने हमको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दूर है रेलवे स्टेशन। और लगभग 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। और सच कहूं, जब मैं पहली बार बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना मैंने शुरू किया था, तब मुझे काफ़ी डर लगता था। हमेशा यही टेंशन रहती थी कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना शुरू किया, वैसे वैसे मैं बहुत कुछ नया सीखती गई और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। अगर आप भी कभी बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराना मत। बस स्टेशन पे आधे घंटे पहले पहुंच जाइए। वहाँ लगातार अनाउंसमेंट होती रहती है, इसलिए आपको अपनी ट्रेन का नंबर पता होना चाहिए। अनाउंसमेंट जब होती है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आ रही है। साथ में आपको अपना कोच नंबर भी याद होना चाहिए, जैसे कि A1, A2, B1, C2, S1 एक्सेट्रा। और अपनी सीट का नंबर भी चेक कर लीजिए। और लेकिन जब हम नया एक्सपीरियंस लेते हैं तो खुद चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाता है। इसलिए हमेशा हर छोटी बातों के लिए दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। कभी कभी अकेले ट्रैवल भी कीजिए, क्योंकि हर सफ़र हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर ही जाता है, और इससे आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं। तो लगभग 5.5 घंटे की ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच गए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन। और दिल्ली का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 16 प्लेटफॉर्म है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म से बाहर को आना है, क्योंकि यहाँ 2 एग्जिट गेट है, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16। और प्लेटफॉर्म नंबर जो 16 है वहाँ मेट्रो स्टेशन है, तो आप अगर मेट्रो से जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाइए। और अगर आप कैब या टेम्पो वगैरह लेना चाहते हैं तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मिल जाएगी। तो स्टेशन के बाहर से हमने टेम्पो ले ली थी। तो हम लोग 15-20 मिनट बाद पहुँच गए थे अपनी देवरानी के घर पर। आजकल बच्चों के सबके समर वेकेशन है, तो हम लोग जब भी अपने होम टाउन जाते हैं तो कुछ दिन दिल्ली में अपनी देवरानी के वहाँ रुकते हैं, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग वगैरह भी करनी होती है और बच्चों का भी मिलना हो जाता है। तो हम लोग फिर साथ में उत्तराखंड जाते हैं। तो हम लोग यहाँ लगभग 2-3 दिन रुकेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी होम टाउन उत्तराखंड। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल साइड या मायके साइड की कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।